मुगल सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता और विद्वानों की उपस्थिति के लिए पूरे जहान में मशहूर था। इस दरबार का सबसे उज्जवल रत्न थे राजा बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी और तर्क शक्ति का लोहा हर कोई मानता था। एक दिन दूर देश का एक सौदागर एक असाधारण तोहफा लेकर दरबार में हाजिर हुआ, एक चालक तोता। ये तोता न केवल मनुष्यों की तरह बोलता था, बल्कि इसकी बुद्धिमत्ता और तीक्ष्णता इतनी अधिक थी कि इसने दरबार के बड़े बड़े पंडितों और शायरों को अपनी बातों से निरुत्तर कर दिया। तोते का रंग पन्ना जैसा हरा था और उसकी आंखें ऐसी चमकती थी मानो वे ज्ञान का भंडार हों। जहां पना, तोते ने एक बार बादशाह को सीधे संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य मुझे पिंजरे में रखते हैं, पर क्या बुद्धि को भी कैद किया जा सकता है? अकबर तोते की इस दार्शनिक बात से अत्यधिक प्रसन्न हुए, पर उन्हें चिंता भी हुई। क्या कोई ऐसी चीज थी जो उनके दरबारी रत्नों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकती थी? उनकी नजर तुरंत बीरबल पर पड़ी। बीरबल, बादशाह ने एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा, इस तोते की चुनौती अनोखी है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ताकत का असली इम्तिहान अब होगा। तुम्हें सिद्ध करना है कि मनुष्य का विवेक इस चतुर पक्षी से कहीं बढ़कर है। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार की, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो जानते थे कि एक चालाक तोते को हराने के लिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि एक गहरी चाल की आवश्यकता थी। बीरबल ने अगले दिन तोते के पिंजरे के पास जाकर कुछ देर तक उसे गौर से देखा। तोता अपनी शुरुआती जीत पर इतराता हुआ जोर से मिठास भरी आवाज में बोल उठा, क्या सोचते हो मंत्री, क्या इंसान सच में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है? मेरी बातों के आगे तो तुम्हारे सारे शास्त्र की फीके पड़ गए। बीरबल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने बहस नहीं की। अगले दिन बीरबल ना तो कोई फल लाए, ना ही कोई दाना। इसके बजाय उन्होंने एक छोटा, आकर्षक पर पूरी तरह खाली पीतल का मटका पिंजरे के ठीक बाहर रख दिया। फिर वो चुपचाप वहीं बैठ गए और मटके को घूरने लगे। तोता बेचैन हो उठा। उसने कई बार प्रश्न किए, कई ताने मारे, लेकिन बीरबल ने मटके से नजर नहीं हटाई। तोते की वाक्पटुता, जो उसकी ताकत थी, अब उसकी कमजोरी बन चुकी थी। वो जानना चाहता था कि उस खाली मटके का रहस्य क्या है। बीरबल केवल मौन रहे। ये चुप्पी तोते के अहंकार पर भारी पड़ रही थी। ये खाली मटका क्या दर्शाता है? तोते ने अंततः उत्सुकता में चिल्लाकर पूछा, क्या इसमें ज्ञान भरा है? बीरबल ने अंततः अपने स्थिर ध्यान को मटके से हटाया और तोते की ओर देखा। उनके होठों पर एक अत्यंत सूक्ष्म, रहस्यमयी मुस्कान थी। ज्ञान नहीं मेरे मित्र, बीरबल ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, ये मटका दर्शाता है संतुष्टि और उस खालीपन को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज खोने के बाद महसूस होता है। तोते की बेचैनी अब अहंकार में बदल गई। ये किस प्रकार की पहेली है? एक खाली मटका संतुष्टि कैसे दर्शा सकता है? आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं। नहीं, बीरबल ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी बुद्धिमत्ता की अंतिम परीक्षा दे रहा हूँ। ये मटका इतना पवित्र है कि मैं इसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथ सांसारिक हैं। पर तुम, जो स्वयं को ज्ञान का प्रतीक समझते हो, यदि तुम में साहस है तो अंदर झांको, तभी तुम्हें पता चलेगा कि इस खालीपन में क्या ज्ञान छिपा है। बीरबल ने जैसे ही ये चुनौती दी, तोते की आंखों में एक अजीब सी ललक आ गई। मटके का रहस्य जानने और बीरबल को गलत साबित करने की उत्कंठा इतनी बढ़ गई कि उसने पिंजरे के खुले द्वार की तरफ देखना भी छोड़ दिया। उसकी सारी चेतना अब उस चमकते हुए लेकिन रहस्यमयी खाली पीतल के मटके पर केंद्रित थी। उसने झटके से उड़ान भरी और मटके के मुंह के पास आकर बैठ गया। तोते ने गर्दन झुकाई और पीतल की चिकनी पॉलिश की हुई सतह के भीतर झांका। मटके के अंदर उसे सिर्फ गहरा शून्य और अपनी ही धुंधली परछाई दिखी, एक हरा पक्षी जो नीचे की ओर झांक रहा था। उसे लगा जैसे बीरबल ने जानबूझकर ये चाल चली है, ताकि वो इस साधारण ज्ञान को खोजने में अपना समय बर्बाद करे। बीरबल, मुझे लगा था कि तुम कुछ गूढ़ रहस्य दिखाओगे। ये तो मात्र एक खाली बर्तन है, अहंकार से भरा हुआ नहीं तो और क्या है? तोते ने तिरस्कार से कहा। बीरबल ने गहरी, रहस्यमयी मुस्कान दी। ज्ञान स्वयं को जानने से शुरू होता है तोता, और ये खालीपन तुम्हारे आत्ममुग्ध रूप को ही दर्शाता है। जैसे ही तोता उस शून्य की निंदा करने में मगन था, बीरबल ने एक क्षण भर की भी देरी नहीं की। उन्होंने अत्यंत सावधानी से, लेकिन बिजली की गति से, मटके के निचले हिस्से को अपनी अंगुली से ठोका। ये अप्रत्याशित कंपन तोते के लिए घातक सिद्ध हुआ। उसका बारीक संतुलन बिगड़ गया और अपनी बुद्धिमत्ता पर केंद्रित वो पक्षी धड़ाम से मटके के अंधेरे पेट में जा गिरा। इससे पहले कि वो संभल पाता, बीरबल ने मटके के मुंह पर एक मजबूत जालीनुमा ढक्कन टिका दिया। तोता पिंजरे से निकलकर एक नए, अप्रत्याशित कारावास में कैद था, जहां न उड़ान थी, न रोशनी और न ही पिंजरे का खुला द्वार। इस अप्रत्याशित और त्वरित चाल को देखकर पूरे दरबार में एक क्षण के लिए गहरा सन्नाटा छा गया, जो तुरंत ही जय हो के नारों और तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गया। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़े। उनके मुख पर अविश्वास और अपार हर्ष का भाव था।
बीरबल ने शांत मुद्रा में वो सीलबंद मटका उठाया और सम्मानपूर्वक बादशाह के समक्ष रखा। जहां पनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, ये चालाक तोता अब अपनी चतुराई से विमुख होकर मात्र एक बंदी है। स्वतंत्रता का उसका मोह उसे इस अंधेरे कारावास तक ले आया। मटके के अंदर तोते ने क्रोध और अपमान से अपने पंख फड़फड़ाए। उसे पहली बार अपनी विफलता का कड़वा स्वाद चखा। उसे अपनी उच्च बुद्धि पर गर्व था, लेकिन बीरबल की सहज समझ और त्वरित क्रिया ने उसकी सारी योजनाएं विफल कर दी थीं। अब उसकी वाक्पटुता भी इस मिट्टी के मौन में दब गई थी। अकबर ने प्रसन्नता से बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तुमने पुनः सिद्ध कर दिया कि तीव्र बुद्धि और सही समय पर उठाया गया छोटा कदम वर्षों के घमंड को पराजित कर सकता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, विजय मेरी नहीं बल्कि सतर्कता की हुई है। ये तोता अत्यंत चतुर है। घमंड टूटने के बाद भी शत्रु कम खतरनाक नहीं होता। ये मटके के अंदर भी अवश्य कोई ना कोई चाल सोच रहा होगा। अकबर ने आदेश दिया कि मटके को सावधानी से शाही पिंजरे में रखा जाए, लेकिन जैसे ही सेवक मटका उठाने के लिए आगे बढ़े, अंदर से तोते की आवाज आई, जो अब क्रोधित नहीं बल्कि अत्यंत शांत और संयमित थी। महाराज, मुझे केवल बंदी मत बनाओ, मुझे सुनो। बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या एक विजेता इतना निर्दयी हो सकता है कि वो अपने पराजित शत्रु की अंतिम इच्छा भी पूरी न करे? अकबर उत्सुकता से बोले, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है चालबाज पक्षी? तोते ने उत्तर दिया, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे वही व्यक्ति मुक्त करे जिसने मेरे सारे सपने तोड़े। बीरबल, लेकिन एक शर्त है, वो मुझे हाथ लगाए बिना मेरी बेड़ियां तोड़े। यदि वो ऐसा कर पाए तो मैं मानूंगा कि वो केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि दयावान भी है। ये एक नई पहेली थी जिसमें हार मानने वाले तोते ने एक बार फिर बीरबल को चुनौती दे डाली थी। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने समझ लिया था कि ये तोता हार मानने के बावजूद अंतिम दांव खेल रहा था। यदि वो बेड़ियां तोड़ते तो शर्त टूटती, यदि वो नहीं तोड़ते तो उन्हें निर्दयी घोषित किया जाता। बीरबल ने दरबार की ओर देखा, जहां सभी लोग इस असंभव पहेली का हल जानने को उत्सुक थे। वो तोते के पिंजरे के पास गए, पर छुआ नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पक्षी, तुमने बेड़ियां तोड़ने को कहा है, उन्हें उठाने को नहीं। फिर उन्होंने तुरंत शाही लोहार को बुलाया और कड़क आवाज में आदेश दिया, ये बेड़ियां अब राजकीय संपत्ति नहीं है। राजा की ओर से मैं बीरबल तुम्हें आदेश देता हूं कि इन बेड़ियों को एक क्षण में तोड़कर पिंजरे से बाहर निकालो। लोहार ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। उसने हथौड़े से वार करके बेड़ियों को तोड़ दिया। इस प्रकार बीरबल ने केवल अपनी वाणी का प्रयोग किया। उन्होंने तोते या बेड़ियों को छुआ नहीं, पर अपने आदेश के बल पर उसे मुक्त कर दिया। तोते ने पहली बार अपनी हार मानी और बीरबल की बुद्धिमत्ता के साथ उनकी दयालुता को भी स्वीकार किया। पिंजरे से बाहर आते ही तोते ने तुरंत अपने पंखों को फैलाया और सम्मानपूर्वक बीरबल के सामने सिर झुकाया। उसकी आंखें अब गर्व से नहीं बल्कि कृतज्ञता से चमक रही थीं। महाराज बीरबल, तोते ने स्पष्ट और मधुर स्वर में कहा, आपने मुझे केवल शारीरिक रूप से मुक्त नहीं किया बल्कि मेरे अहंकार की बेड़ियां भी तोड़ दी। आपने सिखाया कि वाणी की शक्ति बल या कठोरता से कहीं अधिक होती है। मैं आपकी बुद्धिमत्ता के सामने अपनी हार स्वीकार करता हूं। सम्राट अकबर ये सब देख रहे थे। वे अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुमने मेरी प्रतिष्ठा और राजदरबार की गरिमा को बचाया है। अब इस तोते का भविष्य क्या होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए तोते की ओर देखा। तोते ने कहा, महाराज, अब मैं आजादी चाहता हूं। मैंने इस महल में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सम्राट ने तुरंत उसे मुक्त आकाश में उड़ जाने की अनुमति दी। वो चालाक तोता स्वतंत्रता पाकर आसमान की ओर उड़ गया और जाते जाते बीरबल की ओर अंतिम बार मुड़कर धन्यवाद दिया। बीरबल के इस असाधारण निर्णय पर सम्राट अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दरबारी मंडली की ओर देखा, जिनके चेहरों पर अब राहत और सम्मान का भाव था। बीरबल, अकबर ने स्नेहपूर्वक कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का सही उपयोग केवल बांटने में नहीं बल्कि उचित समय पर मुक्त कर देने में भी है। उस तोते की चतुराई ने हमें बहुत कुछ सिखाया। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह, वो तोता भले ही चालाक था, पर उसकी अंतिम इच्छा स्वतंत्रता थी। उसे महल की चार दीवारी में रखना उसकी सीखने की प्रकृति के विरुद्ध होता। मैंने तो केवल सत्य का सम्मान किया है। सम्राट अकबर ने बीरबल की सराहना में बहुमूल्य मोतियों का हार तुरंत भेंट किया। तुम्हारे समाधान हमेशा अद्वितीय होते हैं। ये कहानी युगों तक याद रखी जाएगी कि किस प्रकार एक चालाक तोते को भी बीरबल की बुद्धिमानी के सामने झुकना पड़ा। दरबार में बीरबल की जय जयकार हुई और उन्होंने नम्रतापूर्वक ये सम्मान स्वीकार किया।
उस दिन के बाद उस चालाक तोते की उड़ान और बीरबल की समझदारी दोनों की चर्चाएं दूर दूर तक फैल गईं। लोगों ने उस तोते की कहानी को चतुरता के प्रतीक के रूप में लिया। बाजार में अब चालाक तोते की उड़ान नामक कहावत मशहूर हो गई, जिसका अर्थ था कि स्वतंत्रता ही ज्ञान का अंतिम द्वार है। बीरबल की प्रतिष्ठा 7वें आसमान पर थी, लेकिन यह भी सत्य है कि बड़ी प्रसिद्धि हमेशा नई ईर्ष्या को जन्म देती है। दरबार में कुछ ऐसे मनचले दरबारी थे जिन्हें बीरबल की ये त्वरित सफलता रास नहीं आई। इनमें से एक दरबारी, जिसका नाम ख्वाजा हुमायूं था, अक्सर बीरबल को नीचा दिखाने के अवसर खोजता रहता था। उसने एक दिन सम्राट के सामने आपत्ति उठाई। हुजूर, बीरबल ने तोते को मुक्त करके एक भूल की है। पक्षी चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, वो अपने स्वामी की बातों को सुनता है। अब वो तोता जंगल में भटक कर हमारे शाही रहस्यों को अन्य राजाओं तक पहुंचा सकता है। क्या ये बुद्धिमानी थी या देशद्रोह की नींव? इस प्रश्न ने तुरंत दरबार में चुप्पी साध ली। अकबर ने गहरी नजर से बीरबल की ओर देखा। उन्हें पता था कि एक और कठिन परीक्षा सामने है। बीरबल ने अत्यंत शांत और सौम्य भाव से सम्राट की ओर देखा और फिर ख्वाजा हुमायूं की ओर मुड़े। उन्होंने जोर देकर कहा, हुजूर, ख्वाजा साहब का भय निराधार नहीं, परंतु उनकी चिंता का केंद्र गलत है। मैं उनसे पूछता हूँ, वो तोता जंगल में किस भाषा में और किस राजा को हमारे शाही रहस्यों के बारे में बताएगा? क्या कोई शत्रु राजा एक भटकते हुए पक्षी की गवाही पर विश्वास करेगा? बीरबल ने आगे कहा, असलियत यह है कि हमारी सुरक्षा पिंजरों में बंद तोते में नहीं, बल्कि हमारे अपने दरबारियों की ईमानदारी में निहित है। मैंने उस तोते को आज़ाद करके ये सिद्ध किया कि जंगल का कोई भी जीव हमारे भेद नहीं खोल सकता, जब तक कि महल के अंदर बैठे लोग स्वयं अपने स्वार्थ के लिए ऐसा ना करें। ख्वाजा साहब को यदि किसी राजभेद खुलने का इतना ही डर है, तो क्या उन्हें पहले उन लोगों पर नजर नहीं रखनी चाहिए जो हर दिन हमारे सबसे नजदीक बैठते हैं? बीरबल की ये सटीक टिप्पणी ने ख्वाजा का चेहरा पीला कर दिया, जबकि अकबर ने अपने होठों पर दबी मुस्कान छिपाने की कोशिश की। उन्हें बीरबल का जवाब मंजूर था। बादशाह अकबर अब खुलकर मुस्कुराए। उन्होंने अपने तख्त से उठकर बीरबल की ओर देखा और प्रशंसा भरे स्वर में कहा, बीरबल, तुम सदा की तरह सही हो। राजभेदों की सुरक्षा हमारी सेना से नहीं, बल्कि हमारे विश्वास पात्र लोगों के चरित्र से होती है। अकबर ने सभा में घोषणा की, आज से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। बीरबल का फैसला अंतिम है। ख्वाजा साहब अपमान से जल उठे थे। उनकी चाल उल्टी पड़ चुकी थी। वे मन ही मन बीरबल को कोसते हो नाराजगी भरे स्वर में सिर झुकाकर बुदबुदाए, जैसा हुक्म जहां पनाह। ख्वाजा को समझ आ गया था कि बीरबल ने केवल तोते को ही आजाद नहीं किया, बल्कि उनकी नीयत पर भी दरबार के सामने से पर्दा हटा दिया था। बीरबल ने विजयी मुस्कान के साथ ख्वाजा साहब की ओर देखा। उस चालाक तोते की आजादी अब बीरबल की बुद्धिमानी का प्रतीक बन चुकी थी, जिसने एक बार फिर सिद्ध कर दिया था कि छल से सत्य को दबाया नहीं जा सकता। अकबर बादशाह बीरबल की त्वरित सोच और निष्पक्षता से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने दरबारी कार्यवाही समाप्त करते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, तुम वास्तव में नौरत्नों में सबसे अनमोल हो। ख्वाजा सरा की ईर्ष्या ने आज उन्हें हिम्मत दे दी। ये तोता भले ही एक चालाक जीव था, पर तुम्हारी न्याय संगत दृष्टि ने उसे मोहरा बनने से बचा लिया। ख्वाजा सरा शर्म और क्रोध से जलते हुए बिना किसी से आंख मिलाए तेजी से दरबार के दरवाजे की ओर बढ़े। उनके बाहर निकलते ही दरबारियों के बीच दबी हुई फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी बीरबल की जय जयकार कर रहे थे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उन्होंने जानते थे कि ख्वाजा कि ये हार केवल एक विराम था, अंत नहीं। फिर भी आज की विजय ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि न्याय और बुद्धिमानी की सत्ता सर्वोपरि है। बादशाह ने बीरबल को बहुमूल्य उपहार से सम्मानित किया और इस प्रकार चालाक तोते वाली ये कहानी अकबर के दरबार की प्रसिद्ध मिसालों में शामिल हो गई। हालांकि दरबार में उत्सव का माहौल था, लेकिन बादशाह अकबर जानते थे कि ख्वाजा सरा का हृदय प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा होगा, और हुआ भी यही। अपने महल के एकांत कमरे में बैठे ख्वाजा अपमान के कड़वे घूंट पी रहे थे। उन्हें ये बात कचोट रही थी कि बीरबल ने उनकी योजना को बच्चों का खेल साबित कर दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अगली बार वो ऐसी चुनौती लाएंगे जो केवल बुद्धिमानी नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनुभव की मांग करे। किताबी ज्ञान हर जगह काम नहीं आता बीरबल, ख्वाजा ने फुसफुसाते हुए कहा। अगले ही दिन ख्वाजा ने बादशाह से मिलने का समय मांगा और एक अजीबोगरीब प्रस्ताव रखा। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि राज्य के पड़ोसी शासक ने एक ऐसी गूढ़ पहेली भेजी है जिसका समाधान केवल वही कर सकता है जिसने तीनों लोकों का भ्रमण किया हो। ख्वाजा ने जोर देकर कहा कि बीरबल को यह कार्य सौंपा जाए, जिससे यह साबित हो सके कि उनका ज्ञान केवल दरबार तक ही सीमित नहीं है। बादशाह अकबर ने सहमति दे दी और इस प्रकार बीरबल के लिए एक नई अत्यंत कठिन यात्रा का आदेश जारी हो गया। बीरबल ने यह आदेश सुना तो मंद मुस्कान के साथ सिर झुका दिया।
वो ख्वाजा की इस चाल को तुरंत समझ गए थे। ये तीनों लोगों का भ्रमण, ज्ञान की परीक्षा कम, उन्हें दरबार से दूर भेजने का षड्यंत्र अधिक था। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अकबर से केवल 1 सप्ताह का समय मांगा ताकि वे अपनी यात्रा की तैयारी कर सकें। इस बीच बीरबल ने अपने सबसे चतुर और प्रशिक्षित तोते ज्ञानेश्वर को विशेष प्रशिक्षण देना शुरू किया। ज्ञानेश्वर न केवल इंसानों की तरह बोलता था, बल्कि जटिल प्रश्नों को सुनकर रुकने और विशेष उत्तर देने की क्षमता भी रखता था। बीरबल ने ज्ञानेश्वर को ख्वाजा के संभावित प्रश्नों के उत्तर रटवाए, ये जानते हुए कि असली पहेली नहीं बल्कि उनकी अनुपस्थिति ही ख्वाजा का अंतिम लक्ष्य है। अगले सप्ताह बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि तीनों लोगों की यात्रा में समय लगेगा, इसलिए उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय शिष्य को स्थानापन्न के रूप में दरबार में छोड़ा है। उन्होंने सोने के पिंजरे में बंद ज्ञानेश्वर को प्रस्तुत किया और कहा, जब तक मैं लौटता हूं, ये तोता ही मेरे ज्ञान का प्रतीक रहेगा। ख्वाजा ये देखकर अंदर ही अंदर क्रोधित हुए, पर बादशाह के सामने कुछ कह ना सके। बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू कर दी और ज्ञानेश्वर अब शाही दरबार का सबसे नया सदस्य बन चुका था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। ख्वाजा, जो बीरबल के जाने से उत्साहित थे, हर क्षण उस तोते को नीचा दिखाने का अवसर ढूंढ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि तोता न केवल बीरबल की अनुपस्थिति को उजागर करेगा, बल्कि वो बादशाह के सामने बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देगा। एक दोपहर जब बादशाह अकबर किसी गंभीर राज्य कार्य पर विचार कर रहे थे, ख्वाजा ने अवसर देखकर कहा, जहां पनाह, बीरबल का शिष्य, जिसे उन्होंने ज्ञान का प्रतीक बताया है, वह कब तक चुप रहेगा? हमें यह पता लगाना होगा कि क्या इस पिंजरे में ज्ञान है या केवल दाना चुगने वाला एक पक्षी। ख्वाजा ने दरबार के सामने एक चुनौती पेश की, यदि ये तोता ज्ञानी है तो ये बताए कि मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने ज्ञानेश्वर की ओर देखा। तोते ने अपनी गर्दन झुकाई, अपनी सोने की छड़ पर थोड़ा सा घूमा और अपनी तीखी आवाज में कहा, ओ मूढ़, मैं दूर से ही तेरे क्रोध को महसूस कर सकता हूं। तेरे मन में इस समय यही चल रहा है कि मैं बोलूं ताकि तू मुझे मूर्ख सिद्ध कर सके और बीरबल की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सके। पर चिंता न कर, इस साधारण प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे तेरी तरह 3 लोगों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। तोते के इन कठोर शब्दों ने बादशाह अकबर को स्तब्ध कर दिया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, मानो किसी ने उन पर ठंडा पानी डाल दिया हो। सारे दरबारी फुसफुसाहट बंद करके सांस रोके खड़े थे। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की, संतोषजनक मुस्कान तैर गई। वो जानते थे कि ज्ञानेश्वर ने केवल राजा के मन की बात ही नहीं पकड़ी, बल्कि उनके अहंकार को भी चोट पहुंचाई है। तोते ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आंखें चमक रही थीं। और सुन, ओ राजा, तेरे मन में यह भी चल रहा है कि आज शाही रसोई में मावा भरी जलेबी क्यों नहीं बनी, क्योंकि तू कल रात उसी का स्वप्न देख रहा था और उसी की इच्छा लिए सुबह उठा था। बादशाह हक्के बक्के रह गए। ये बात बिल्कुल निजी और सत्य थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उन्होंने सिंहासन पर अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। उनका अहंकार पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। उन्होंने झुककर धीमी दबी हुई आवाज में कहा, ये तोता सचमुच ज्ञानी है। बीरबल, तुमने एक बार फिर स्वयं को सही सिद्ध किया। बादशाह अकबर तुरंत सिंहासन से उठे। उनके चेहरे पर पराजय का भाव नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि थी। हम इस तोते को शाही ज्ञानी घोषित करते हैं। बीरबल, तुम्हारी शर्त पूरी हुई। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। कहो, तुम्हें क्या चाहिए, धन या सम्मान? तोता, जो अब तक शांत था, पिंजरे में थोड़ा उछला और एक गंभीर लेकिन व्यंग्य भरी आवाज में बोला, महाराज, मुझे न सोने का पिंजरा चाहिए न शाही सुख। मुझे बस इतनी आजादी चाहिए कि मैं जहां जाना चाहूं जा सकूं। और हाँ, हमेशा याद रखना, संसार में ज्ञानी की परख करने से पहले स्वयं उसकी तरह ज्ञानी बनने की कोशिश करो। अकबर ने तुरंत सेवक को पिंजरा खोलने का आदेश दिया। पिंजरे का द्वार खुलते ही तोते ने पंख फड़फड़ाए। उसने बीरबल की ओर देखते हुए एक आंख मारी, एक ऐसा संकेत जिसे सिर्फ बीरबल ही समझ पाए। अगले ही पल वो तेजी से उड़कर महल की खिड़की से बाहर नीले आसमान में खो गया। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। उनकी आंखें बता रही थीं कि असली चाल तोते की नहीं, बल्कि उनकी थी। अकबर, जो अभी तक तोते के दार्शनिक विचारों से मुग्ध थे, अब उसकी तेजी से उड़ जाने की घटना से विस्मित रह गए। उनके चेहरे पर विस्मय और जिज्ञासा का मिलाजुला भाव था। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर मुड़कर पूछा, बीरबल, ये कैसी माया थी? उस तोते की बातें भी सत्य थीं और तुम्हारी आंखों में भी कोई गहरी बात है। उसने तुम्हें आंख क्यों मारी? और ये कैसी ज्ञानी की परख थी जिसमें हमें केवल उसे आजाद ही करना पड़ा? बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। जहां पनाह, वो तोता केवल एक माध्यम था। वो तोता नहीं था,
बल्कि वो ज्ञान का एक प्रतीक था जिसने आज़ादी की सही कीमत सिखाई। उसने जो कहा वो सत्य था। ज्ञानी को बांधकर नहीं रखा जा सकता। मैंने तो उसे आज़ादी दिलाकर केवल इतना सुनिश्चित किया कि आपके दरबार में हमेशा ज्ञान की कद्र हो, ना कि उसे कैद करने की सनक। रही बात आंख मारने की, वो तो इस बात का संकेत था कि उस तोते ने मेरी बुद्धिमत्ता की चाल को पूरी तरह समझ लिया था। अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तो चाल तोते की नहीं तुम्हारी थी। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जी जहांपनाह, ये चाल मेरी थी, पर इसके पीछे का विचार उस तोते का ही था। उसने अपनी आज़ादी का मूल्य समझकर मुझे प्रेरणा दी। मेरी बुद्धिमत्ता तो केवल माध्यम बनी जिसने ज्ञान की कद्र करने का संदेश आप तक पहुंचाया। अकबर खिलखिला उठे। उन्होंने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। निस्संदेह ये तोते की कहानी नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी थी। तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल मेरे दरबारी नहीं, बल्कि मेरे सच्चे शिक्षक भी हो। ज्ञान को पिंजरे से मुक्त करने का ये पाठ हमेशा याद रखा जाएगा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए अपने खजांची को इशारा किया और कहा, बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाए। आखिरकार उन्होंने हमें सिखाया है कि असली धन वो है जो मुक्त होकर चारों ओर ज्ञान फैलाता है, न कि वो जो कैद रहे। बीरबल ने धन्यवाद में सिर झुकाया। दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन से अकबर ने कभी किसी ज्ञानी या कलाकार को बांध कर रखने का विचार नहीं किया। दरबार की समाप्ति के बाद वो चालाक तोता, जिसका ज्ञान कभी पिंजरे में कैद था, धीरे से उड़कर महल के गुंबद पर जा बैठा। उसने एक बार नीचे खड़े बीरबल की ओर देखा और इंसानी वाणी में मीठे स्वर में कहा, हे ज्ञान के मित्र, आज आपने सिर्फ एक पक्षी को नहीं, बल्कि उस सत्य को मुक्त किया है कि बुद्धि तभी बढ़ती है जब वो स्वतंत्र हो। ये कहकर तोता दूर नीले आकाश की ओर उड़ गया। बादशाह अकबर इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और विद्वानों को बिना किसी रोक टोक के अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। बीरबल का ये तोते की आज़ादी वाला किस्सा पूरे मुगल साम्राज्य में फैल गया। लोग अब उन्हें केवल बादशाह का सलाहकार नहीं, बल्कि ज्ञान और स्वतंत्रता का सच्चा प्रतीक मानने लगे। उस दिन से ज्ञान के प्रति अकबर का सम्मान और बीरबल पर उनका विश्वास अटूट हो गया। अकबर के आदेशों का प्रभाव अभूतपूर्व था। राजधानी के हर कोने में विद्वानों की सभाएं आयोजित होने लगीं, जहां धर्म, नीति और विज्ञान पर खुली बहसें चलती थीं। आगरा में ज्ञान की एक नई लहर दौड़ गई। ये नई आज़ादी साम्राज्य की प्रगति का आधार बन गई, लेकिन इसने कुछ दरबारियों के मन में ईर्ष्या की ज्वाला भी प्रज्वलित कर दी। जहां एक ओर जनता बीरबल की बुद्धिमत्ता की जय जयकार कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मीर जफर, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर ढूंढता था, इस नई मिली स्वतंत्रता को बीरबल के विरुद्ध इस्तेमाल करने की योजना बनाने लगा। वो जानता था कि बीरबल को सीधे चुनौती देना आसान नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पहेली गढ़ने का निश्चय किया जो देखने में तो बड़ी सामान्य लगे, पर जिसका उत्तर देना मुगल दरबार के किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए लगभग असंभव हो। मीर जफर की आंखें चमक रही थीं। वो अगले ही दिन भरे दरबार में अपनी चाल चलने को तैयार था, ताकि वो साबित कर सके कि ये तोते की आज़ादी केवल एक मजाक थी। अगली सुबह मुगल दरबार खचाखच भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल शांत चित्त मुद्रा में खड़े थे। मीर जफर ने एक सधे हुए नाटककार की तरह आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक शीश झुकाया। जहांपनाह, जफर ने अपनी आवाज को शहद जैसा मीठा बनाते हुए कहा, कल रात मैंने एक ऐसी पहेली पर विचार किया जो हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की परीक्षा ले सकती है। ये देखने में तो साधारण है, पर इसका सार गहरा है। अकबर ने उत्सुकता से अनुमति दी। जफर ने पूरे दरबार पर एक विजयी नजर डाली, विशेषकर बीरबल पर, और अपनी चाल चली। पहेली ये है, मेरे पास एक खाली संदूक है। यदि मैं उस संदूक को भरकर भी खाली कहूं, तो क्या मैं सत्य कह रहा हूं? यदि हाँ, तो वो किस चीज से भरा है जिसे दुनिया खाली मानती है, और यदि नहीं तो क्यों? इस प्रश्न का उत्तर एक दिन के भीतर दिया जाना चाहिए, या बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह होगा। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। पहेली सुनने में जितनी सरल थी, इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल लग रहा था। ये चाल बीरबल के लिए सीधी चुनौती थी। बीरबल ने गहरा श्वास लिया। उनके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि एक शांत मुस्कान थी जो चुनौती स्वीकार कर रही थी।
उन्होंने पहेली के हर शब्द का महत्व समझा। जहां पनाह, बीरबल ने सम्राट अकबर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, पहेली अत्यंत गूढ़ है लेकिन असंभव नहीं। मैं इस नन्हे चालाक तोते की चुनौती सहर्ष स्वीकार करता हूं। मुझे 1 दिन का समय दीजिए और मैं सत्य का अनावरण करूंगा। अकबर ने राहत की सांस ली, पर चिंता अब भी बनी हुई थी। बीरबल ने पिंजरे की ओर देखा। तोता अपनी सफलता पर इतरा रहा था और लगातार बीरबल बीरबल चिल्ला रहा था, मानो उसकी हार सुनिश्चित हो। बीरबल समझ चुके थे कि ये प्रश्न केवल बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि शब्दों के मायाजाल और दर्शन शास्त्र का है। उन्हें उस चीज को खोजना था जो भौतिक रूप से उपस्थित ना हो, जिसे दुनिया शून्य मानती हो, लेकिन जो वास्तव में स्थान घेरती हो। उन्होंने संदूक को छूने की जहमत भी नहीं उठाई। शांति से उन्होंने दरबार छोड़ा। अब महल के शांत गलियारों में बीरबल गहन चिंतन में डूब गए। उन्हें ज्ञात था कि संदूक को भरकर भी खाली कहना केवल एक ही वस्तु के संदर्भ में संभव है, और वो वस्तु हर जगह व्याप्त है। रात लंबी थी और जवाब उतना ही सूक्ष्म। महल की छत पर टहलते हुए बीरबल ने आसमान की ओर देखा। उन्हें अचानक अपने गुरु के पुराने उपदेश याद आए, जो वस्तु सबसे अधिक शक्तिशाली है वही सबसे कम दिखाई देती है। उन्होंने महसूस किया कि बादशाह अकबर ने जानबूझकर खाली शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि दुनिया किसी भी ऐसे पात्र को खाली कहती है जिसमें धन या पानी ना हो। जैसे ही उन्होंने एक लंबी श्वास ली, उन्हें उत्तर मिल गया। संदूक को भरकर भी खाली कहना केवल हवा के लिए संभव था। वो वस्तु जो स्थान घेरती है, लेकिन जिसका कोई मूल्य न होने के कारण उसे अनदेखा कर दिया जाता है। हवा ही वो शून्य थी जो वास्तव में सर्वव्यापी थी। बीरबल को ये ज्ञात हो गया था कि अकबर किसी वस्तु के भौतिक अस्तित्व की नहीं, बल्कि मनुष्य की धारणा की परीक्षा ले रहे थे। हवा, जो हर पल संदूक के भीतर और बाहर थी, अदृश्य होने के कारण शून्य मानी जाती थी, पर वास्तव में स्थान उसका ही था। एक हल्की मुस्कान उनके होठों पर आई। अब उन्हें बस अगले दिन इस जटिल पहेली को सरलता से प्रस्तुत करना था। अगली सुबह शाही दरबार हमेशा की तरह भव्यता से सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी उत्सुकता उनके चेहरे से साफ छलक रही थी। सभी दरबारी ये जानने के लिए बेचैन थे कि क्या बीरबल इस असंभव सी पहेली का हल ढूंढ पाए या नहीं। बीरबल शांत चित्त से बिना किसी हड़बड़ी के दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में ना तो वो जटिल संदूक था, न ही कोई अलौकिक वस्तु। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या शून्य को कैद कर पाए, या तुम्हें स्वीकार है कि कोई भी वस्तु हर पल संदूक के भीतर और बाहर एक साथ नहीं रह सकती? बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और धीरे से कहा, जहां पनाह, मैंने शून्य को नहीं पकड़ा बल्कि उसे पहचाना। जिस वस्तु का कोई भौतिक मूल्य नहीं है, जिसे हर कोई अनदेखा करता है, लेकिन जो स्थान घेरती है और जिसके बिना जीवन संभव नहीं, वो है हवा। संदूक के भीतर और बाहर हर पल वो शून्य यानी हवा ही मौजूद थी, जो अदृश्य होते हुए भी सर्वव्यापी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि ज्ञान की परख केवल भौतिकता से नहीं की जा सकती। बादशाह अकबर खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने तुरंत बीरबल को अमूल्य रत्नों से जड़ी माला भेंट की और पूरे दरबार के सामने उनकी प्रशंसा की। बीरबल, तुम सचमुच मेरे नवरत्नों का मुकुट हो। तुम्हारी समझ ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति वो नहीं जिसे तोला जा सके, बल्कि वो है जो अदृश्य है और फिर भी जीवन का आधार। हालांकि इस जीत के बाद भी अकबर के मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। वो सोचने लगे कि क्या कोई मनुष्येतर प्राणी भी ऐसी अद्भुत बुद्धि का प्रदर्शन कर सकता है? क्या ज्ञान केवल मानव मस्तिष्क तक सीमित है? तभी एक वयोवृद्ध दरबारी ने बादशाह को एक अनोखे हरे तोते की कहानी सुनाई। वो तोता दूर किसी पहाड़ी इलाके में रहता था, जो न केवल इंसानों की तरह बोलता था, बल्कि कथित तौर पर वेदों का ज्ञान रखता था और कठिन से कठिन प्रश्न का जवाब दे सकता था। लोग उसे चालक तोता कहते थे। बीरबल के रहते अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उस चतुर पक्षी को दरबार में सम्मान सहित लाया जाए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा बीरबल उस पंख वाले ज्ञानी का सामना कैसे करता है। अकबर का आदेश पाकर तुरंत प्रशिक्षित सिपाही और संदेशवाहक उस दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र की ओर रवाना हुए, जहां वो बुद्धिमान तोता रहता था। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात वे पक्षी को सम्मान सहित वापस दरबार में लाए।
तोते को एक विशेष अलंकृत सोने के पिंजरे में रखा गया था, जिसे रेशमी वस्त्रों से ढका गया था। वो अपनी जगह पर बेहद शांत बैठा था, मानो उसे मानव सभा की हलचल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही दिन दरबार पूरी तरह भरा हुआ था। हर कोई ये अनूठा मुकाबला देखने को उत्सुक था। चालाक तोता को बादशाह के सिंहासन के ठीक पास एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया। बीरबल ने पिंजरे के अंदर बैठे उस हरे चमकीले पक्षी को देखा। वो जानते थे कि ये केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं, बल्कि बुद्धि की परिभाषा की परीक्षा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बादशाह को सम्मान दिया और चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, जहांपना, यदि इस पक्षी में वाकई ज्ञान है तो आज वो सत्य का परिचय देगा। मैं तैयार हूं। अकबर ने सिर हिलाया। अब सबकी निगाहें तोते पर टिकी थीं। बीरबल ने चुनौती को गंभीरता से लिया। उन्होंने एक गहरा श्वास लिया और सीधे तोते की आंखों में देखते हुए पहला प्रश्न पूछा, ओ चतुर पक्षी, मुझे ये बताओ कि संसार में सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली वस्तु क्या है जिसे कोई राजा भी बांध नहीं सकता? दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। तोते ने अपनी गर्दन थोड़ी तिरछी की, जैसे वो प्रश्न को तौल रहा हो। फिर अपनी स्पष्ट मानव जैसी आवाज में उसने उत्तर दिया, जहां पनाह, वो है सत्य। सत्य को कोई भी पिंजरा या सेना रोक नहीं सकती। वो एक बार निकल जाए तो ब्रह्मांड में गूंजता है। ये सुनकर सभाकक्ष में बैठा हर व्यक्ति चकित रह गया। बादशाह अकबर के चेहरे पर भी विस्मय की हल्की सी रेखा उभरी। बीरबल ने तोते के इस सटीक उत्तर की सराहना करते हुए कहा, वाह, तुमने सत्य की परिभाषा तो सही दी। अब अगला प्रश्न, यदि सत्य इतना शक्तिशाली है तो उसे छिपाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तोते ने अपनी गर्दन झुकाई, मानो वो सभा की बुद्धिमत्ता को चुनौती दे रहा हो। उसने कुछ देर चुप्पी साध ली, जिससे दरबार में एक भारी सन्नाटा छा गया। अकबर और बीरबल दोनों ही उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। उसे छिपाने का तरीका है उसे अनावश्यक बना देना, जहां बना। तोते ने अंततः कहा, आप सत्य को झूठ के इतने बड़े पहाड़ के नीचे दबा दीजिए। इतने सारे भ्रामक तर्क, इतने सारे जटिल विवरण और इतने सारे आधे सत्य पेश कर दीजिए कि लोगों के पास उसे खोजने का धैर्य ही ना बचे। जब लोगों का ध्यान असंबद्ध बातों में उलझ जाता है और वे ऊब जाते हैं, तो सरल स्पष्ट सत्य अपने आप अप्रासंगिक होकर छिप जाता है। बीरबल इस उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए, लेकिन उनका चेहरा शांत था। उन्होंने अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए कहा, शानदार जवाब, तुम्हारी बुद्धि की धार वाकई तेज है। अब मेरा अंतिम और निर्णायक प्रश्न सुनो चतुर पक्षी। यदि तुम सच में बुद्धिमान हो तो इसका जवाब दो। एक राजा का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शत्रु कौन होता है? तोते ने अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई और बीरबल की ओर देखा। उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास था जो किसी भी मनुष्य की बुद्धि को चुनौती दे सकता था। महाराज बीरबल, तोते ने शांत संतुलित स्वर में उत्तर दिया, राजा का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शत्रु कोई बाहरी आक्रमणकारी या विद्रोही सेनापति नहीं होता। उसका सबसे बड़ा शत्रु आदत है। बीरबल ने भौहें ऊपर उठाईं। आदत? समझाओ। हाँ, आदत। खासकर वो आदत जो राजा को यह विश्वास दिलाती है कि कल का नियम आज भी लागू होगा और उसके निर्णय हमेशा सही होंगे। ये मिथ्या सुरक्षा बोध राजा को नया सीखने से रोकता है, चुनौतियों को नजरअंदाज करवाता है और उसे अपने ही वैभव के आरामदायक पिंजरे में कैद कर देता है। जिस क्षण राजा ये मान लेता है कि वो अजय है, उसी क्षण वो अपनी कमजोरियों को देखने की क्षमता खो देता है। ये आत्मसंतोष ही उसके पतन का मार्ग प्रशस्त करता है। बीरबल निश्शब्द रह गए। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों पंडितों और दार्शनिकों से बात की थी, पर इतनी स्पष्ट और सटीक परिभाषा पहले कभी नहीं सुनी थी। इस तोते की बुद्धि वास्तव में असाधारण थी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। बीरबल ने सम्मान से अपने हाथ जोड़ लिए। हे महामती, आपके शब्द किसी राजगुरु या तपस्वी के मुख से निकले प्रतीत होते हैं। ये गहन ज्ञान, ये दर्शन आपको कहां से प्राप्त हुआ? उन्होंने जिज्ञासावश पूछा। तोते ने अपनी हरी गर्दन जरा सी झुकाई, मानो वो अपने श्रोता को आंखें मिलाए देख रहा हो। बुद्धि बीरबल जी केवल पाठशालाओं की दीवारों तक सीमित नहीं होती। संसार सबसे बड़ा गुरु है। मैंने ये ज्ञान पिंजरे में रहते हुए राजाओं के क्रियाकलाप और दरबारियों की चापलूसी को देखकर अर्जित किया है। जब मैंने देखा कि राजा प्रशंसा को सत्य और आलोचना को शत्रु मानने लगता है, तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला। बीरबल ने लंबी सांस ली। अद्भुत। तो क्या आप समझते हैं कि शहंशाह अकबर भी इस आत्मसंतोष के जाल में फंस रहे हैं जिसकी चेतावनी आप दे रहे हैं? तोता कुछ देर मौन रहा और फिर उसकी आवाज में गंभीरता आ गई। समस्या राजा में नहीं, उनके चारों ओर के दर्पणों में है, जो केवल उनकी इच्छानुसार बिंब दिखाते हैं। बीरबल मुस्कुराए। आपकी ये उपमा अत्यंत सटीक है, किंतु खतरनाक भी। जो दर्पण राजा की इच्छा के विपरीत कुछ दिखाने का साहस करता है, वह शीघ्र ही तोड़ दिया जाता है। क्या आप पिंजरे के भीतर बैठे हुए ये खतरा उठाने को तैयार हैं?
तोते ने अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई, मानो विचार कर रहा हो। खतरा तो तब होता है जब सत्य जानने की क्षमता होते हुए भी हम भय के कारण उसे छुपा लें। बीरबल जी, सत्य का पिंजरा लोहे का नहीं बल्कि हमारी जुबान का होता है। उसकी बात सुनकर बीरबल स्तब्ध रह गए। तोता आगे बोला, शहंशाह को मीठा शहद नहीं बल्कि कड़वी औषधि चाहिए, जिसे कोई चापलूस पिलाने का साहस नहीं करेगा। मेरा उद्देश्य केवल उनका मनोरंजन करना नहीं है। यदि मेरी आवाज टूटती है तो कम से कम सत्य की एक गूंज तो दरबार में रह जाएगी। मुझे बस इतना बताइए कि आप मुझे शहंशाह के समक्ष कब प्रस्तुत करेंगे। बीरबल ने सिर हिलाया। ये तोता सामान्य पक्षी नहीं था, ये एक छिपा हुआ सलाहकार था। आज शाम को तैयारी कीजिए। संध्या होते ही शाही दरबार फिर से रोशनी से जगमगा उठा। सम्राट अकबर अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर थोड़ी उत्सुकता झलक रही थी। बीरबल ने पिंजरे को सावधानी पूर्वक लिया और सीधे शहंशाह के आसन के पास एक ऊंची स्टैंड पर रख दिया। अकबर ने पिंजरे की ओर देखा। बीरबल, तुमने इसे बुद्धिमान सलाहकार कहकर पुकारा है। मुझे उम्मीद है कि ये केवल कविताएं सुन वाला सामान्य पक्षी नहीं होगा। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पना, ये तोता बोलता नहीं बल्कि तर्क करता है। आज ये जो सत्य कहेगा वो मीठा नहीं होगा, लेकिन राज्य के लिए आवश्यक है। अकबर मुस्कुराए। दरबार के सभी दरबारी सांस रोके खड़े थे। अकबर ने पिंजरे की ओर झुककर कहा, ओ चतुर पक्षी, अगर तुम वास्तव में इतने बुद्धिमान हो तो मुझे ये बताओ कि इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तोते ने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाई। उसकी आंखें सीधी अकबर की आंखों में थीं। जहां पन्हा, तोते ने स्पष्ट गंभीर स्वर में कहा, समस्या सिंहासन तक पहुंचने वाली झूठ की दीवार है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कई वरिष्ठ दरबारी तुरंत बेचैन हो उठे, क्योंकि तोते का यह बयान सीधे उनकी विश्वसनीयता पर हमला था। अकबर ने अपनी कुर्सी की पीठ पर टिककर गहरे से सांस ली। झूठ की दीवार? अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में चुनौती थी, लेकिन आंखें उत्सुक थीं। क्या तुम जानते हो कि तुम किसके सामने ये बात कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? तोते ने अपनी छोटी चोंच से पिंजरे की सलाखों को छुआ। जहां पन्हा, प्रमाण तो चारों ओर बिखरा पड़ा है। जब भी कोई दरबारी किसी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है या अपनी व्यक्तिगत संपत्ति छिपाता है तो ईंट जुड़ जाती है। ये दीवार इतनी ऊंची है कि अब सत्य की धूप नीचे तक नहीं पहुंच पाती। एक दरबारी जिसका नाम खुसरो था तुरंत आगे आया। उसने क्रोधित होकर कहा, यह सिर्फ एक पक्षी है, ये राजद्रोह की बातें कर रहा है, इसे तुरंत। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, अकबर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब एक विजयी मुस्कान थी। अकबर समझ गए कि इस तोते का आना मात्र मनोरंजन नहीं था, बल्कि बीरबल की एक और चाल थी। अकबर ने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, वाह मेरे चालाक तोते, तुमने बड़ी गंभीर बात कही है। यदि ये दीवार झूठ और चापलूसी की ईंटों से बनी है तो बताओ इसे तोड़ने का उपाय क्या है? क्या बीरबल ने तुम्हें सिर्फ समस्या बताने के लिए सिखाया है, समाधान के लिए नहीं? तोते ने अपनी छोटी चोंच खोली और राजा की आंखों में देखा। जहां पनाह, तोते ने तीखे स्वर में जवाब दिया, दीवारें तब बनती हैं जब सुनने वाला कान केवल वही सुनना चाहता है जो उसे पसंद हो। इस दीवार को तोड़ने के लिए पहले राजा को सत्य का डर खत्म करना होगा। जिस दिन एक गरीब से गरीब आदमी भी बिना डरे शिकायत कर सकेगा और राजा उसे सुनेगा, उस दिन पहली ईंट अपने आप गिर जाएगी। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। खुसरो का मुंह लज्जा से नीचे हो गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, और तुम बीरबल, तुम हमेशा ऐसी मुश्किल पहेलियां क्यों सामने रखते हो? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, समस्या जितनी बड़ी होती है उपाय उतना ही सरल होता है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। अकबर ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब क्रोध नहीं बल्कि गहन चिंतन की रेखाएं थीं। उन्होंने अपनी पगड़ी को ठीक किया और सीधे बीरबल की आंखों में देखा। नहीं बीरबल, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, यह पहेली नहीं, ये मेरे राजधर्म का सबसे कड़वा सत्य है। तुमने जिस दीवार की बात की वो मेरे राजमहल के पत्थरों से नहीं बनी है, बल्कि मेरे स्वयं के भीतर खड़े किए गए संदेह और अहंकार से बनी है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं केवल वो सुनना चाहता हूं जो मेरे शुभचिंतक मुझे सुनाना चाहते हैं। उन्होंने खुसरो को देखा, जो अभी भी शर्मिंदा सिर झुकाए खड़ा था। खुसरो, तुम निर्दोष हो, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। फिर वे बीरबल की ओर मुड़े। बताओ बीरबल, उस पहली ईंट को तोड़ने के लिए मुझे कल सुबह क्या करना होगा? बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। जहां पनाह, शुरुआत आज अभी से कीजिए। घोषणा करवाइए कि कल से हर याचिकाकर्ता को सुना जाएगा, चाहे उसकी शिकायत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सबसे पहले उस गरीब किसान को बुलाइए जिसने खुसरो के खिलाफ शिकायत की थी।
बिना किसी पूर्वाग्रह के उसकी बात सुनिए, दीवार दरकने लगेगी। जहांपनाह अकबर ने बीरबल की सलाह पर गहरे विचार किया। ये केवल एक ईंट तोड़ने का नहीं, बल्कि पूरे शासन को न्याय की मजबूत नींव पर खड़ा करने का तरीका था। उन्होंने तुरंत अपने वजीरों को आज्ञा दी, कल सुबह का इंतजार क्यों, घोषणा अभी करवाओ। हर गली चौराहे पर ऐलान हो कि सम्राट स्वयं हर याचिकाकर्ता की सुनवाई करेंगे। उस गरीब किसान को सम्मानपूर्वक दरबार में पेश किया जाए। शाही हरकारे तुरंत नगर भर में दौड़ पड़े। जब बूढ़ा किसान, जिसकी आंखों में खुसरो द्वारा सताए जाने का दर्द और भय था, बड़ी खेल से दरबार में लाया गया तो वो डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। अकबर ने उसे स्वयं अपने पास बुलाया। खुसरो कोने में खड़ा ये सारा नजारा देख रहा था। उसके चेहरे पर अब केवल शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि पहली बार अनिश्चितता और भय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वो समझ गया था कि बीरबल ने केवल ईंट तोड़ने का रास्ता नहीं बताया, बल्कि पूरी व्यवस्था की दीवार ढहाने का इरादा कर लिया है। अकबर ने तुरंत किसान को सम्मानपूर्वक खड़ा किया। घबराओ नहीं बुजुर्ग, तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं स्वयं यहाँ बैठा हूँ। तुम निसंकोच बताओ वो क्या अन्याय था जो इस खुसरो, अकबर ने उसकी ओर इशारा किया, ने तुम्हारे साथ किया। किसान ने कांपते हाथों से अपनी पगड़ी उतारी और जमीन को छुआ। उसकी बूढ़ी आंखों में वर्षों का दबा हुआ आंसू और शिकायतों मढ़ाई। बीरबल ने दूर से ही उसे संकेत दिया कि वो सुरक्षित है। तब किसान ने हिम्मत पटोरी। जहां पनाह, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। खुसरो साहब ने मेरे बेटे को झूठे करके नाम पर पीटा, और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मेरी उपजाऊ जमीन पर अपनी मुहर लगा दी। जब मैंने इंसाफ मांगा तो उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हारा इंसाफ केवल मिट्टी में मिलेगा। ये बात सुनते ही अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और खुसरो की ओर देखा। दरबार में मौजूद अन्य दरबारी, जो खुसरो की दबंगई से वाकिफ थे, अब राहत और भय के मिश्रित भाव से देख रहे थे। अब निर्णय का समय था। बस, अकबर गरज उठे। उनकी आवाज की गूंज से दरबार कांप गया। खुसरो, तुम्हें अपने ओहदे का जरा भी लिहाज नहीं रहा? तुम्हें किसान को, जो साम्राज्य को भालता है, उसे मिट्टी का मोल बताते हो? तुम्हारी दबंगई आज यहीं समाप्त होती है। मैं आदेश देता हूं कि तुम्हारी जागीर का एक हिस्सा जब्त किया जाए और उस किसान को उसकी जमीन तुरंत वापस मिलनी चाहिए। खुसरो, जो अपनी ऊंची पदवी के घमंड में चूर था, थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। उसने बड़ी शातिर मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, मैं न्याय का सम्मान करता हूं, परंतु यह किसान झूठ बोल रहा है। यह संपत्ति विवाद केवल जमीन का नहीं, यह सम्मान का विषय है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की गहन जांच हो, वरना मेरी और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठेंगे। दरबार में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए सीधे बीरबल की ओर देखा। उन्हें पता था कि खुसरो की चालाकी को काटने के लिए केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता ही काफी होगी। बीरबल, बादशाह ने कहा, क्या तुम इस उलझे हुए इंसाफ की गांठ को खोल सकते हो? बीरबल ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो दरबार की हवा में फैले तनाव को सोख रहे हों। उन्होंने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बादशाह को नमन किया। जहांपनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जब इंसाफ की तराजू पर संपत्ति और सम्मान दोनों रखे जाते हैं तो दोनों का वजन अलग अलग मापा जाता है। खुसरो मियाँ का कहना है कि ये उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अगर ऐसा है तो प्रतिष्ठा को संपत्ति से ऊपर रखना ही न्याय होगा। दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। मेरा प्रस्ताव है, बीरबल ने आगे कहा, कि खुसरो मियाँ इस जमीन को तत्काल किसान को वापस लौटा दे। बदले में किसान को उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने के एवज में उस जमीन की वास्तविक कीमत का 1.5 गुना खुसरो मियाँ को देना होगा। खुसरो, जो अभी तक बड़ी चालाकी से अपने सम्मान की दुहाई दे रहा था, ये सुनते ही चौंक गया। यदि वो सच्चे थे कि उन्हें जमीन से ज्यादा इज्जत प्यारी है तो उन्हें खुशी खुशी पैसे स्वीकार करने चाहिए थे, पर धन हानि की बात सुनते ही उसके माथे पर पसीना आ गया। चालाक तोते की उड़ान अचानक धीमी पड़ गई। खुसरो के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत आपत्ति जताई, जहांपनाह, ये कैसा न्याय है? मेरी प्रतिष्ठा का मोल महज थोड़े से पैसे नहीं हो सकते। बीरबल मुझे केवल पैसे का लालची साबित करना चाहते हैं। बीरबल ने शांत मुद्रा में उत्तर दिया, जरूर खुसरो मियाँ, यदि आपकी प्रतिष्ठा इतनी अनमोल है कि उसे 1.5 गुना कीमत भी नहीं खरीद सकती, तो आप जमीन वापस क्यों नहीं कर देते? आपकी परेशानी धन हानि से नहीं, बल्कि सत्य उजागर होने से है। चालाक तोता अब अपने पिंजरे में फंस चुका है। अकबर ने अब तक सब कुछ समझ लिया था। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, बीरबल का तर्क अडिग है। खुसरो मियाँ ने अपनी प्रतिष्ठा का बहाना बनाकर जमीन हथियाने की कोशिश की। जमीन तत्काल किसान को वापस होगी, और चूंकि खुसरो मियाँ का इरादा नेक नहीं था, इसीलिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
दरबार में शांति छा गई, क्योंकि चालाकी की उड़ान अंततः रुक गई थी। खुसरो मियाँ सिर झुकाए खड़े थे। उनकी चालाकी अब अपमान की धूल में मिल चुकी थी। बादशाह अकबर ने गहरी संतुष्टि का अनुभव किया। वो बीरबल की ओर मुड़े और उनके कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुम्हारी दृष्टि उन पर्दों को भी चीर देती है जो लोग अपने लालच को छिपाने के लिए लगाते हैं। तुमने न केवल गरीब किसान को उसका हक दिलाया, बल्कि खुसरो को भी ये पाठ पढ़ा दिया कि झूठी प्रतिष्ठा का दिखावा अधिक समय तक नहीं टिकता। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, ये सब आपके न्यायप्रिय शासन का प्रताप है। सत्य की गंध छिपाई नहीं छिपती। झूठ कितना भी मीठा क्यों ना हो, न्याय की कसौटी पर वो कड़वा ही साबित होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए किसान को सम्मानपूर्वक आगे बुलाया और उसे उसकी जमीन के कागजात सौंपने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए उन्हें स्वर्ण मुद्राओं का इनाम देकर सम्मानित किया। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की जय जयकार की और एक बार फिर सिद्ध हो गया कि चतुराई से अधिक मूल्यवान बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा होती है। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अकबर और बीरबल निजी कक्ष की ओर चले। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, दुनिया में चतुर लोग तो बहुत मिलते हैं, पर सत्य और न्याय की नींव पर टिकी तुम्हारी बुद्धिमत्ता अनमोल है। वे चालाक तोते की तरह केवल नकल करते हैं, जबकि तुम ज्ञान और सूझबूझ से नए पाठ करते हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। अगले दिन जब बीरबल अपने नित्य कर्म के लिए जा रहे थे, तो मार्ग में उन्हें एक परेशान साधु मिला। साधु के वस्त्र फटे थे और वो किसी गहन चिंता में डूबा था। बीरबल ने रुककर पूछा, महाराज, क्या कोई कष्ट है? साधु ने आंसू भरी आंखों से कहा, बीरबल जी, मेरे पास एक जादुई कटोरा था जो मैंने वर्षों की तपस्या से प्राप्त किया था। वो कल रात मेरे आश्रम से चोरी हो गया है। मुझे शक है कि चोर शहर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से जुड़ा है। बीरबल ने तुरंत इस रहस्य को सुलझाने का मन बना लिया और साधु से कहा कि वो दरबार में आकर पूरी बात बादशाह को बताए। इस नए रहस्य ने बीरबल की बुद्धि को एक नई चुनौती दे दी थी। अगले दिन साधु दरबार में उपस्थित हुआ और बादशाह अकबर को अपनी सारी व्यथा सुनाई। अकबर ने गंभीरता से साधु की आपबीती सुनी। साधु ने यह भी स्पष्ट किया कि कटोरा इतना साधारण नहीं था। वो चोरी होने के बाद किसी भी बेईमान व्यक्ति के घर में जाकर अपने आप जलना शुरू कर देगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर आदेश दिया, बीरबल, यदि चोर पकड़ा नहीं गया तो यह हमारे राज्य की प्रतिष्ठा पर दाग होगा। तुम इस रहस्य को जल्द से जल्द सुलझाओ। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने ऐलान किया, जहां पनाह, मैंने एक योजना बनाई है। चोर को पकड़ने के लिए हम दरबार के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को कल रात अपने अपने घर में रहने का आदेश देंगे। मैं गुप्त रूप से जांच के लिए एक विशेष दूत भेजूंगा। उस दूत के पास एक जादुई यंत्र होगा। जिसके घर में भी चोरी का कटोरा होगा, वो यंत्र वहीं पहुंचकर लाल रंग की रोशनी देगा और चोर का नाम भी बताएगा। दरबार में मौजूद सभी दरबारी अचानक चिंतित हो उठे। बीरबल की निगाहें उन चिंतित चेहरों को पढ़ने लगीं। बीरबल ने उन चेहरों को पढ़ने के बाद एक गहरी संतोषजनक सांस ली। उन्होंने जानते हुए भी कुछ नहीं कहा और बादशाह अकबर से अगली सुबह जांच शुरू करने की अनुमति लेकर दरबार बर्खास्त करवा दिया। दरबार से निकलते ही चोर दरबारी, जो वास्तव में शाही खजाने का दीवान था, पूरी तरह घबरा गया। बीरबल के जादुई यंत्र की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसने सोचा, इससे पहले कि वो दूत आए और मेरा नाम उजागर करे, मुझे तुरंत इस सबूत से छुटकारा पाना होगा। दीवान सीधे अपने निवास की ओर भागा। उसने जल्दी से एक पुराना बोरा उठाया, उसमें चोरी का कीमती कटोरा लपेटा और आधी रात के अंधेरे का इंतजार भी नहीं किया। उसने घर के पिछले दरवाजे से बाहर झांका। जब कोई नहीं दिखा तो उसने बोरे को धीरे से उठाकर पड़ोसी के सूखे कुएं में फेंक दिया। अब कटोरा मेरे पास नहीं है। उसने राहत की सांस ली। बीरबल का दूत आएगा, तलाशी लेगा, पर यंत्र कुछ नहीं बताएगा। वो अपनी जीत पर मुस्कुराया, लेकिन उसे पता नहीं था कि बीरबल ने जांच के लिए कोई जादुई यंत्र नहीं, बल्कि गुप्त रूप से 2 भरोसेमंद सिपाहियों को दरबारियों के पीछे लगा रखा था। झाड़ियों के पीछे 2 सिपाही सारी गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए थे। उन्होंने दरबारी के चेहरे पर आई राहत को भी देखा और उस सूखे कुएं के स्थान को भी अच्छी तरह भांप लिया जहां बोरा गिराया गया था। बिना कोई आवाज किए वे उस जगह से खिसके और बीरबल के पास पहुंचे। अगली सुबह जब दरबारी पूरी आत्मविश्वास के साथ दरबार में पहुंचा, तो बीरबल ने शांत भाव से उसे नहीं, बल्कि ठीक उसके बगल में बैठे पड़ोसी को आवाज दी। सुनो भाई, बीरबल ने कहा, सुना है तुम्हारा कुआं सूखा पड़ा है। मुझे लगता है कि तुम्हें आज उसकी सफाई करवानी चाहिए। हो सकता है तुम्हें वहां कुछ ऐसा मिले जो तुम्हारा ना हो, लेकिन बहुत कीमती हो। दरबारी का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया।
उसने सोचा, बीरबल को कैसे पता चला? वो अब भी समझ नहीं पा रहा था कि बीरबल ने जादुई यंत्र से नहीं बल्कि अपनी चालाक आंख और बुद्धिमत्ता से काम लिया था। पड़ोसी दरबारी, जिसे बीरबल ने संबोधित किया था, भौचक्का होकर बोला, हुजूर, मेरा कुआं तो ठीक है और मुझे वहां सफाई की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आप क्या कह रहे हैं? ये सुनते ही उस दरबारी का धैर्य टूट गया जिस पर असल में चोरी का इल्जाम था। उसने समझा कि बीरबल ने ये चाल जानबूझकर चली है ताकि वो पड़ोसी की आड़ में स्वयं को सुरक्षित ना महसूस कर पाए। घबराकर उसने कांपते हुए घुटने टेक दिए और बोला, जहां पनाह, मैं क्षमा चाहता हूं। बीरबल सही कहे। मैंने ही वो बहुमूल्य हार चुराया था और डर के मारे उसे अपने सूखे कुएं में छिपा दिया था। बीरबल ने मंद मुस्कान के साथ बादशाह अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, उन्होंने कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया। बस कल रात जब सभी घर जा रहे थे तो मैंने देखा कि इनके जूते और कपड़े बाकी दरबारियों से अधिक मिट्टी से सने थे। कोई व्यक्ति अचानक रात में गहरी खुदाई क्यों करेगा? ये चालक तोता चोरी का रहस्य बस वहीं छिपा था। अकबर की आंखें विस्मय और प्रसन्नता से चमक उठीं। उन्होंने तुरंत सिंहासन से नीचे उतरकर बीरबल को स्नेहपूर्वक गले लगाया। वह बीरबल, तुम सचमुच ईश्वर का वरदान हो, बादशाह ने प्रसन्नता से कहा। जिस रहस्य को सुलझाने में बड़े बड़े सिपाही और जासूस विफल रहे, तुमने उसे केवल एक जोड़ी जूतों और थोड़ी सी मिट्टी के सहारे खोल दिया। ये चालक तोता तुम्हारी सूक्ष्म दृष्टि के जाल में फंस ही गया। चोर दरबारी को कड़ी फटकार लगाई गई और उसे कारागार भेज दिया गया। साथ ही शाही खजाने से चोरी किए गए मूल्य का 2 गुना जुर्माना भी लगाया गया। अकबर ने तुरंत कुएं से बहुमूल्य हार मंगवाया, जिसे चमकता देखकर सभी दरबारियों ने राहत की सांस ली। बादशाह ने बीरबल को सोने की मोहरों से नवाजा और बोले, तुम्हारा ये अद्भुत विवेक ही मेरे दरबार की सबसे बड़ी दौलत है। जहां पनाह, ये आपकी छत्र छाया और न्याय की अकाट्य इच्छा का ही प्रताप है। बीरबल ने बड़े ही शांत भाव और विनम्रता से बादशाह की दी गई मोहरें स्वीकार करते हुए उत्तर दिया। अकबर ने एक लंबी सांस ली और बोले, बीरबल, उस दरबारी ने केवल हार ही नहीं चुराया था, बल्कि उसने एक झूठी कहानी और एक निर्दोष प्राणी तोते का उपयोग करके पूरे दरबार को भ्रम में डाल दिया। ये शातिर चाल थी। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, झूठ चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, वो अंततः मिट्टी और जूतों के निशान छोड़ ही जाता है। वो दरबारी चालक तोता तो बन गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मिट्टी के भीतर की सच्चाई जानना पिंजरे के बाहर खड़े इंसान के लिए अधिक आसान होता है। ये सुनकर सभी दरबारी एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्क की गहराई पर मुग्ध हो गए। इस घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बीरबल का तेज दिमाग न केवल साम्राज्य की दौलत बल्कि उसकी न्याय व्यवस्था का भी रक्षक था। तब बादशाह अकबर ने भी ओर देखते हुए प्रश्न किया, बीरबल, तुम हमेशा संकेत में बात करते हो। बताओ, तुमने उस तथाकथित चालक तोते की चाल को पकड़ने के लिए किस भौतिक प्रमाण को देखा? तुम किस मिट्टी और जूतों के निशान की बात कर रहे हो जो ये सिद्ध करे कि उस दरबारी ने झूठ बोला है? बीरबल ने अपनी पगड़ी पर हाथ फेरा और शांत स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, जब उस दरबारी ने पिंजरा पेश किया तो मैंने जानबूझकर उस स्थान पर ध्यान दिया जहां वो खड़ा था। उस क्षेत्र की मिट्टी पर ताजे स्पष्ट निशान बने थे। वे निशान किसी तोते के पंजों के नहीं थे, बल्कि मनुष्य के जूते के थे। मैंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वो तोता कहीं और से लाया गया था और उन जूतों में जो महीन सुनहरी धूल लगी थी वो केवल हमारे शाही बागान के विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। ये सुनते ही अकबर ने तुरंत उस दरबारी की तलाशी का आदेश दिया जिसके जूते अभी भी चोरी की रेत से सने हुए थे। झूठ पकड़ने का ये मौलिक तरीका देखकर दरबारी शर्म से पानी पानी हो गया। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत उस दरबारी को कारागार भेजने और उसकी सारी संपत्ति राजकोष में जब्त करने का हुक्म दिया। दरबारी सिर झुकाकर वहां से ले जाया गया। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि और प्रसन्नता का भाव था। बीरबल, तुम सचमुच असाधारण हो। तुमने केवल मिट्टी और जूतों के आधार पर एक पूरे षड्यंत्र को ध्वस्त कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, तोता चालाक नहीं था, उसे चालाकी सिखाने वाला मनुष्य था। छल चाहे जितना भी सूक्ष्म हो, वो कहीं ना कहीं अपने पैरों के निशान छोड़ जाता है। हमें बस उन निशानों को पढ़ने की कला आनी चाहिए। अकबर ने सराहना में अपना हाथ बीरबल की पीठ पर रखा। उस दिन दरबार ने सीखा कि सत्य को छिपाना असंभव है, खासकर जब बीरबल आसपास हो। इस घटना के बाद बीरबल का यश और कीर्ति पूरे साम्राज्य में और भी अधिक दृढ़ हो गई। षड्यंत्रकारियों को यथोचित दंड दिया गया
और वो चालाक तोता भी वापस साधारण पिंजरे में लौट आया, इस बार केवल दाना पानी और निरीह शब्दों तक सीमित। हालांकि दरबार में बीरबल की बढ़ती हुई धाक से कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों के मन में बेचैनी घर कर गई। उन्हें ये बात अखरने लगी कि बीरबल हर समस्या का समाधान इतनी सरलता और तार्किक ढंग से कैसे निकाल लेते हैं। एक दिन दरबारी मान सिंह ने अकेले में बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह बीरबल की बुद्धिमत्ता अतुलनीय है, किंतु उनका अत्यधिक आत्मविश्वास कभी कभी दूसरों के लिए असहज स्थिति उत्पन्न कर देता है। हमें सावधान रहना चाहिए कि किसी की प्रसिद्धि न्याय के तराजू को कहीं झुका न दे। अकबर ने गहरी दृष्टि से मानसिंह की ओर देखा और मुस्कुराए। मानसिंह, उन्होंने कहा, बीरबल का आत्मविश्वास अहंकार नहीं बल्कि सत्य के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण है। जब तक वो सत्य के पैरों के निशान पड़ते रहेंगे, मेरी सल्तनत सुरक्षित है। ये सुनकर ईर्ष्या करने वाले दरबारी शांत हो गए, लेकिन उन्होंने मन ही मन बीरबल को अगली बार फंसाने की नई योजना बनानी शुरू कर दी थी। दरबारियों की ईर्ष्या की आग बुझी नहीं थी, बल्कि अंदर ही अंदर सुलग रही थी। उन्होंने अगले ही दिन शाही बाग के किनारे एक गुप्त सभा आयोजित की। ख्वाजा सारा, जो बीरबल को सबसे ज्यादा नापसंद करते थे, ने गुस्से में कहा, जब तक वो हर चुनौती में सफल होता रहेगा, हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिलती रहेगी। हमें कोई ऐसा जाल बुनना होगा जिसका ताना बाना तर्क से परे हो। मानसिंह ने सहमति में सिर हिलाया और एक नया विचार पेश किया। मैंने सुना है कि पड़ोसी राज्य से एक सिद्ध संत पधारे हैं। उनके पास एक अत्यंत दुर्लभ चालाक तोता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मनुष्य के मन की बात जान लेता है और आने वाले संकट की भविष्यवाणी करता है। हम बादशाह से ये निवेदन करेंगे कि बीरबल उस तोते की बुद्धिमत्ता को चुनौती दें। सभी दरबारी तुरंत तैयार हो गए। ये एक ऐसी पहेली की जहां बीरबल की तर्क शक्ति की जगह उसकी समझ और आध्यात्मिकता की परीक्षा होगी। यदि वो तोते की चुनौती में विफल होते हैं तो उनकी ख्याति तुरंत धूमिल हो जाएगी। अगले दिन सुबह संत और उस रहस्यमयी तोते को दरबार में पेश करने की योजना बना ली गई। अगले दिन सुबह दरबारे आम में अपार भीड़ थी। हवा में एक अजीब सी उत्सुकता और तनाव घुला हुआ था। सभी दरबारी, विशेषकर वे जो बीरबल की ख्याति से ईर्ष्या करते थे, परिणाम जानने को आतुर थे। जैसे ही संत ने अपने सिर पर ढके मखमली कपड़े को हटाया, सबने सोने के एक नक्काशीदार पिंजरे में रखे उस चालाक तोते को देखा। तोता हरे रंग का तो था, पर उसकी आंखें ऐसी तीक्ष्ण थीं जैसे वो पूरे दरबार के विचारों को पढ़ रहा हो। पिंजरे के पास आते ही तोते ने धीमी स्पष्ट मानवीय आवाज में कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे मन की दुविधा जानता हूं। संत ने बादशाह अकबर को प्रणाम किया और बोले, जहां पनाह, ये तोता न केवल बोलता है बल्कि ये आपके सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल के आगामी प्रश्न का उत्तर पहले ही बता देगा। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी ख्याति आज दांव पर है। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया। महाराज, मैं हर चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इस तोते से कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। बीरबल ने एक पल रुका और तोते को घूरते हुए कहा, इसके बजाय मैं इसे एक ऐसा कार्य करने को कहूंगा जो इसकी बुद्धिमत्ता और भविष्यवाणी की शक्ति को परख सके।